सर इसके ऊपर अगर मैंने पिछला जो प्रोग्राम किया था ना, उसमें मैंने हिस्ट्री बयान की थी कि फाइनेंशियल इकोनॉमिस्ट ज्यूज ने किस तरीके से करेंसी इंपोज की दुनिया में 1900 से लेके ऑनवर्ड। उसका मैं एक समरी आपको बयान कर दूं, उसके ऊपर आप कमेंट चाहता हूँ। 1900 में पूरी दुनिया में जो करेंसी सर्कुलेट कर रही थी वो ब्रिटिश पाउंड था 85% प्लस पे, यूएसए लेस देन 2%, यूएस डॉलर लेस देन 2% पे था। और 1917 में इन लोगों ने ऐसी प्लानिंग की कि जो हमारी करेंसी है ये मॉडर्न वेपन है। जिस तरह आपने बताया अभी 1860 वाली बात कि प्रेसिडेंट ने कहा कि करेंसी मॉडर्न वेपन है। अगर करेंसी से हम डेट क्रिएट कर दें और जिस करेंसी में लोन दिया है और वो करेंसी मार्केट से ड्राई कर दें तो वो आपका गुलाम है। बिल्कुल सही। आपने गुलाम बनाना है अपनी करेंसी से डेट क्रिएट करके और उसके बाद करेंसी को ड्राई कर दे मार्केट से, आपके पास गुलाम ही गुलाम है। देन यू आर द ओनली वर्ल्ड पावर इन द वर्ल्ड, मास्टर ऑफ द वर्ल्ड। मास्टर ऑफ द वर्ल्ड। हुआ क्या सर, 1919 में 10% डॉलर की सर्कुलेशन बढ़ाई उन्होंने, पाउंड की थोड़ी कम होगी। और ये जो आप क्राइसिस की बात बता रहे हैं 1930 में ये 10% से बढ़ के 60% तक पहुंच गई थी यूएस डॉलर की सर्कुलेशन। और उस वक्त हमारे पास जो ब्रिटिश पाउंड था वो 40% के करीब था। अच्छा। वो जो 85 था वो 40 पे पहुंच गया। और यूएस डॉलर जो कहीं भी नहीं था 1900 में, 1899 में यूएस डॉलर सर्कुलेशन में लेस देन 1%। जब 1929 में 30 में डॉलर की लोन इंपोज कर दिए गए, उस वक्त उसको जो आपने बात की ड्राई कर दिया गया तो क्रेडिट क्रंच आ गया। बिल्कुल सही। अब ये इसका मतलब ये करेंसी एक मॉडर्न वेपन है, मॉडर्न। बिल्कुल। इससे आगे चलें, उसके बाद 1951, 52, 53 में हमें गंदुम हमें कर्ज के तौर पर दी गई PLD 480 के नाम से। और 1971 तक वो हमें गंदुम उधार आती रही, लेकिन हमारी जो करेंसी जो हम पाकिस्तान में पेमेंट की वो स्टेट बैंक अकाउंट में यूएस डॉलर के नाम से फ्रीज कर दी। अच्छा। और उसको बाद में डॉलर में लोन में कन्वर्ट किया गया और हम पे डॉलर लायबिलिटी इंपोज कर दी। अब आज सर कोरिया का जो था, कोरिया और चाइना, और अगर इसको हम डिस्कस करें 1997 का आपको याद होगा जो कोरिया थाईलैंड में जो क्राइसिस आए थे, चाइना और ऊपर जापान में, उस वक्त भी यूएसए ने यही किया कि थाईलैंड के ऊपर डॉलर इंपोज किया, कोरिया के ऊपर डॉलर लायबिलिटी इंपोज की, जापान के ऊपर इंपोज की, उसके बाद इसको ड्राई कर दिया। सही। कोरिया के पास $2.2 बिलियन था, 90 में पेमेंट करनी थी डेफिसिट, जो कि बढ़ के 1997 में $99 बिलियन तक थी, और उसके बाद $6 बिलियन था। उस वक्त IMF से इन्होंने राब्ता किया, $35 बिलियन दिया नहीं दिया तो 6, लेकिन एग्रीमेंट किया कि हम आपको देंगे, दिया नहीं। अच्छा। अपनी शर्तें मनवाते रहे। फिर कोरिया ने सरेंडर किया यूएसए के सामने कि जी आप हमें हेल्प आउट करें। तो वही जो यूएस डॉलर बैंक थे उन्होंने रिस्ट्रक्चर किया, यूएस की शर्तें मानी। लेकिन सर 4 काम कोरिया ने इस्लाम को स्टडी किया या नहीं किया मुझे नहीं पता, जो इस्लाम के 4 काम थे वो किए। वैल्यू टू वैल्यू एक्सचेंज, कि मैच्योरिटी मिसमैच खत्म किया, करेंसी मिसमैच क्या है कि मैंने डॉलर में लोन लिया तो मेरे पास डॉलर ही नहीं है, जो मेरे पास करेंसी मुझे उसमें लोन देते हैं। मेरे पास पाक रुपीज है ना, पाक रुपी में लोन दे, पाक रुपी में वापस ले लें। सो हमारा इस 1997 के क्राइसिस से कोरिया निकला 3 सालों में इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम के चंद उसूलों को फॉलो करते। अच्छा। और उसमें से सबसे बड़ा उसूल क्या था कि जो लायबिलिटी क्रिएट हो रही है वो हमने इस तरीके से करनी है कि उसका मैच्योरिटी मिसमैच ना हो। हाँ, सही। और दूसरा कि जब हमने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रही है तो वो हम पे लायबिलिटी नहीं, वो जो कंपनी बनेगी वो है इक्विटी शेयर, कैपिटल स्ट्रक्चर को टिकट, सर वो करेंसी निकल गए। उस सूरत में सर अभी आपसे मैं क्वेश्चन ये है कि चाइना के ऊपर भी लोन लायबिलिटी क्रिएट की उन्होंने डॉलर में, और डॉलर ड्राई कर दिया चाइना को हिट करने के लिए। उस वक्त क्या हुआ सर, चाइना ने मार्केट में बिलियंस ऑफ डॉलर अपना रिजर्व फेंक दिया। अच्छा। अपनी करेंसी की वैल्यू को बचाने के लिए। सही। करेंसी वैल्यू बच गई, चाइना बच गया। आप देखें 9/11 हुआ, 9/11 के बाद अमेरिका की पोजीशन और चाइना की पोजीशन आप देख लें, चाइना स्ट्रांग से स्ट्रांग तर होता जा रहा है क्योंकि उसने अपनी करेंसी और यूएस डॉलर करेंसी को भी मैनेज करना शुरू कर दिया। सही। सर अब क्वेश्चन ये है कि जो सूदी बिजनेस है जिसमें हम एंगेज हुए हैं, उस बिजनेस में हमारा करेंसी मिसमैच भी है, मैच्योरिटी मिसमैच भी है, हम अल्लाह के साथ जंग में भी हैं, और हमारी मुईशत हचकोले खा रही है सर।